हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बोरिंग स्कूल। मैं हूं ऋषभ सर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी, एंड आज मैं लेकर आ रहा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। You all know free radical substitution reaction is the characteristic reaction of alkenes. It is the characteristic reaction of alkenes. और बहुत सारे क्वेश्चंस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बनते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए लेट्स अनलॉक द मिस्ट्री बिहाइंड द केमिस्ट्री ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। So free radical substitution reaction, like I said, it is the characteristic reaction of alkenes. तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि it is characteristic reaction of alkenes. एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। लेट्स से अपने पास RH है, RH रिप्रेजेंट करता है एल्कीन। इसको रिएक्ट कराया X2 से। RH को किससे रिएक्ट कराया? X2 से। इसको X2 से रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H म्यू और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन प्रेजेंस ऑफ हीट। H म्यू दिया हो, सनलाइट दिया हो, हीट दिया हो। सबसे पहले चीज जो दिमाग में चमकनी चाहिए वो ये है कि मैकेनिज्म फ्री रेडिकल हो सकता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मेरा बनता है वो बनता RX प्लस जो दूसरा प्रोडक्ट होता है वो मेरा होता है HX। तो ये दो प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, एक होगा RX, दूसरा होगा HX। तो चलिए इस मैकेनिज्म को अब समझते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो जितने भी फ्री रेडिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होंगे वो सारे 3 स्टेप्स में होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट स्टेप होता है चेन इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप होता है चेन प्रोपोगेशन, थर्ड स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन। तो 3 स्टेप होगा। तो स्टेप 1 को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज चेन इनिशिएशन स्टेप। स्टेप 1 इज चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई सा स्टेप मेरा चेन इनिशिएशन स्टेप है या फिर चेन प्रोपोगेशन या चेन टर्मिनेशन? तो अगर फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा होगा उस स्टेप में तो उसको हम चेन इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं। तो जैसे यहां पर क्या होगा, मेरा X2 है, XX, इसको जब H म्यू से रिएक्ट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2X फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे देख रहा है मुझे दैट X फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट में। X फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट में, इसका मतलब ये मेरा चेन इनिशिएशन स्टेप हो जाएगा। इसके बाद स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 है मेरा चेन प्रोपोगेशन स्टेप। स्टेप 2 क्या है? चेन प्रोपगेशन स्टेप। स्टेप 2 है मेरा चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो अगर रिएक्टेंट साइड में फ्री रेडिकल हो और प्रोडक्ट साइड में भी फ्री रेडिकल अगर मेरे पास होता है तो वैसे स्टेप को हम चेन प्रोपोगेशन स्टेप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास RH है, वो X फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा। तो मुझे दिख रहा है रिएक्टेंट साइड में फ्री रेडिकल है और ये बनाता क्या है? तो ये बनाता R फ्री रेडिकल प्लस HX, R फ्री रेडिकल प्लस HX। और मुझे दिख रहा है कि प्रोडक्ट साइड में भी मेरे पास R फ्री रेडिकल है। तो अगर फ्री रेडिकल मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों में है तो वैसे स्टेप को हम चेन प्रोपोगेशन स्टेप बोलते हैं। और स्टेप 3 जो होता है मेरा वो होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। स्टेप 3 क्या होगा? चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है? जो फ्री रेडिकल है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट साइड में होगा। तो अगर मुझे पूछता है कि आइडेंटिफाई द चेन टर्मिनेशन स्टेप, तो वहां पर मुझे देखना क्या होगा कि किस स्टेप में फ्री रेडिकल सिर्फ रिएक्टेंट साइड में है, प्रोडक्ट साइड में कोई भी फ्री रेडिकल नहीं होना चाहिए। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं R फ्री रेडिकल प्लस X फ्री रेडिकल। मुझे दिख रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट में फ्री रेडिकल है और ये कंबाइन होके क्या बनाएगा? ये कंबाइन होके बनाता है RX। और प्रोडक्ट साइड में कोई भी फ्री रेडिकल नहीं है, इसलिए इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे? चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो ये पॉइंट हो गया। अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूं, इंटरमीडिएट, तो यहां पे मेरा इंटरमीडिएट क्या होता है? तो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होता है। इन दिस रिएक्शंस द इंटरमीडिएट इज फ्री
radical. This is another important point. Now ये जो मैंने हैलोजिनेशन किया इसको हम मोनोहैलोजिनेशन बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हैलोजिनेशन का. हैलोजिनेशन के अगर एग्जाम्पल ले लो और मोर स्पेसिफिकली अगर मैं क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन कोई भी एक लेता हूं, लेट्स से ब्रोमिनेशन लेता हूं. ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन में क्या देखेंगे, मेरे पास अगर एक एल्केन है, लेट्स से मेरे पास CH4 है. CH4 को जब Br2 से रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H म्यू, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है CH3Br. देखना एक हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन आ गया और इसी रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं. और ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, इसलिए इस सब्स्टिट्यूशन को हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं. और जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो मेरा क्या होगा, HBr. अब अगर Br2 एक्सेस में है, अगर Br2 एक्सेस में है तो CH3Br वापस रिएक्ट कर सकता है Br2 के साथ टू फॉर्म CH2Br2. And same way, this CH2Br2 can again react with Br2 to form what? CHBr3 plus HBr. और ये CHBr3 जो है वापस Br2 के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म CBr4. तो इस तरीके से ब्रोमिनेशन होगा. तो मैं लिख सकता हूं दैट इफ CH4 is in excess, if CH4 is in excess, then our major product will be CH3Br. ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा. If Br2 is in excess, if Br2 is in excess, तो उस केस में CBr4 जो होगा वो मेरा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा. तो कभी कभी तुमसे भी पूछ सकता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट क्या होगा. एक चीज ये हो गया. सेकंड तुमसे पूछ सकता है फॉर ब्रोमिनेशन मेजर प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल. फॉर ब्रोमिनेशन आई एम सेइंग मेजर प्रोडक्ट will depend on the stability of free radical. Major product for monobromination is we are talking about. Major product will depends on stability of free radical. Stability of free radical. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चल रहा हूं CH3 CH2 CH3, इसको अगर मैं Br2 से ट्रीट करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ H म्यू, तो देखना इस कार्बन का हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, इस कार्बन का हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है. बट मुझे देखना होगा कि किस कार्बन पर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा. तो मुझे पता है मिडिल कार्बन पर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा बिकॉज इस साइड से और इस साइड से टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन से फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज कर देंगे. मतलब मिडिल कार्बन पर अगर फ्री रेडिकल सबसे स्टेबल है तो Br को मुझे चिपकाना कहां पर होगा, तो Br को मुझे चिपकाना होगा मिडिल कार्बन पे. जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड है. अब यहां पे मुझे Br2 H म्यू करना है. H म्यू करते ही मुझे दिमाग में चमकेगा कि क्या होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन. H म्यू देखते ही क्या चमकेगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन. अब देखो अगर मैं यहां फ्री रेडिकल बनाता हूं और यहां फ्री रेडिकल बनाता हूं तो दैट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस और बाकी पोजीशन पे स्टेबलाइज होगा बाय हाइपर कॉन्जुगेशन. इट मींस ये दोनों पोजीशन जो है वो मेरा ज्यादा स्टेबल है. अब इन दोनों में भी ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ये होगा. क्यों, क्योंकि यहां पर इधर से मेरा 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, इधर से मेरा 2 हाइपर कॉन्जुगेशन होगा डायरेक्टली, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 हाइपर कॉन्जुगेशन होगा इस पोजीशन से. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पोजीशन जो है मेरा इट इज प्रोड्यूसिंग मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, इसलिए ब्रोमिनेशन मेरा उस पोजीशन पर हो जाएगा. तो एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता है कि जिसमें पूछेगा कहां पर ब्रोमिनेशन होगा या फिर मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन का क्या होने वाला है. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज अपने पास है CH3 CH3 एंड CH3. इसको अगर ब्रोमिनेशन करते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H म्यू, तो सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल कहां बनेगा, सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा यहां पे. तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा, मेजर प्रोडक्ट में ब्रोमीन लगेगा उस कार्बन पे. तो ये हो गया मेरा ब्रोमिनेशन का प्रोडक्ट. एक और क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि अगर मेरे पास CH3 CH CH3 CH2 CH3 है,
इसमें अगर ब्रोमिनेशन करवाता हूँ, मोनोब्रोमिनेशन, तो कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। तो जब मैं पॉसिबल प्रोडक्ट्स बोल रहा हूं तो मुझे सारे कार्बन पर ब्रोमिनेशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं सारे कार्बन पे करूं तो एक प्रोडक्ट मेरा ये बनेगा CH2Br, CH, CH3, CH2, CH3। सेकेंड प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, C, Br, CH3, CH2, CH3। जो थर्ड प्रोडक्ट मेरा होगा वो मैं इधर लिखता हूं, CH3, C, H, CH3, CH, Br एंड CH3। एंड जो फोर्थ प्रोडक्ट होगा वो मेरा हो जाएगा प्लस CH3, CH, CH3, CH2 एंड CH2Br। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हो गए। अगर तुमसे पूछे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो मेजर प्रोडक्ट होगा जहां पे मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल हो। तो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल मेरा इस पोजीशन पे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होगा ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। टोटल कितने प्रोडक्ट्स होंगे विदाउट स्टेरॉइसोमर? तो टोटल 4 प्रोडक्ट्स होंगे विदाउट स्टेरॉइसोमर। तुमसे पूछ सकता है इंक्लूडिंग स्टेरॉइसोमर कितने होंगे? तो उस केस में मुझे कायरल कार्बन को खोजना पड़ेगा। उस केस में मुझे कायरल कार्बन को खोजना पड़ेगा। तो ये कायरल कार्बन हो जाएंगे। इसका मतलब यहां पे प्लस इट्स मिरर इमेज विल बी देयर एंड ओवर हियर आल्सो प्लस इट्स मिरर इमेज विल बी देयर। सो टोटल 6 प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टेरॉइसोमर, टोटल 6 प्रोडक्ट्स including stereoisomer, and total 4 products. This will be excluding stereoisomer. Okay, so this is about bromination. If you talk about iodination, you have to remember that iodination is reversible process. Iodination is reversible reaction. Iodination is reversible reaction means RH plus I2 will give us Ri plus Hi, and this Ri and Hi can again react with each other to form RH and I2. तो इस रिएक्शन को मुझे अगर इरिवर्सिबल बनाना है तो इस Hi को मुझे यहां से निकालना पड़ेगा. So to remove Hi, we add some oxidizing agent. It takes place in presence of oxidizing agent. It takes place in presence of oxidizing agent. Achha, what oxidizing agent will do? So oxidizing agent will combine with Hi. Oxidizing agent will combine with Hi to convert it to I2. And this I2 which is formed, it can again be reused in the reaction as a reactant. So iodination जो होगा वो मेरा reversible होता है. इसी में हम एक और देख सकते हैं नाइट्रेशन ऑफ एल्कीन. एक हैलोजिनेशन देखा, एक हम नाइट्रेशन भी देख सकते हैं. नाइट्रेशन को हम वेपर फेज नाइट्रेशन भी बोलते हैं. इसको वेपर फेज नाइट्रेशन भी बोलते हैं. वेपर फेज नाइट्रेशन इसलिए बोल रहा है बिकॉज ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है. तो रिएजेंट अगर देखेंगे फॉर नाइट्रेशन, रिएजेंट इज कंसंट्रेटेड HNO3 एंड टेम्परेचर जो होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड टू 550 डिग्री सेंटीग्रेड. अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सेम चीज RH when it is treated with concentrated HNO3, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट मेरा होता है RNO2 plus H2O. RNO2 plus H2O. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चल रहा हूँ CH3 एंड यहाँ पे मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ कंसंट्रेटेड HNO3 से, तो यहाँ जो प्रोडक्ट होगा मेरा हो जाएगा CH3, CH2 एंड NO2. अब एक और चीज ध्यान देना कि यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर हम ले रहे हैं, तो उस बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाए. देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट कार्बन कार्बन बॉन्ड कैन आल्सो ब्रेक, और उस केस में एक और प्रोडक्ट मिलेगा, वो मुझे CH3NO2 मिल जाएगा. ये CH3 फ्री रेडिकल फॉर्म होगा आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, वो NO2 फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो सकता है. सेम एग्जांपल लेते हैं CH3, CH2, CH3.
अगर इसको मैं कंसंट्रेटेड HNO3 से ट्रीट करता हूं तो मेजर प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो मेजर प्रोडक्ट मेरा CH3 CH NO2 एंड CH3 हो जाएगा। इसके अलावा साइड प्रोडक्ट्स अगर हम देखें तो CH3 CH2 CH2 NO2 भी हो सकता है। इसके अलावा CH3 CH2 NO2 भी हो सकता है। इसके अलावा मेरा CH3 NO2 भी हो सकता है। ये सारे माइनर प्रोडक्ट्स होंगे जो कि कम अमाउंट में फॉर्म होंगे। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज वेपर फेज नाइट्रेशन ऑफ एल्कीन। सो इसी तरीके से आप सल्फोनेशन भी कर सकते हैं, क्लोरोसल्फोनेशन भी कर सकते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको क्लियर होना चाहिए कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं और जहां पे मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल होगा वहीं पर हम उस ग्रुप को लगा देंगे या चिपका देंगे। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होने वाला है? तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि अगर एच म्यू दे रखा है, सनलाइट दे रखा है, हीट दे रखा है, तो उस केस में देयर इज हाई चांस कि मैकेनिज्म जो होगा मेरा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। सो आई होप आज का वीडियो क्लियर है, चीजें आपको समझ आ गई होंगी। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको आपकी कंफ्यूजन और डाउट्स को क्लियर कर चुका होगा। अगर आपको वीडियो पूरे अच्छे समझ आ गई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें और बेल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट यू गेट नोटिफाइड whenever a video gets uploaded on the channel. We'll meet in the next session. Thank you.